डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी में परिवहन टॉपिक के आगे वाले भाग को डिस्कस करने वाले हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिवहन टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, जो एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक, उस एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 में जो है ये जैव प्रक्रम दिया हुआ है। और इस जैव प्रक्रम में हमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन को पढ़ना है। ठीक है। अगर आपके पास कोई रेफरल बुक होगा, प्राइवेट बुक जैसे भारती भवन, तो उसमें सभी का अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। जैसे पोषण का एक है, फिर श्वसन का दूसरा है, फिर परिवहन का तीसरा है, फिर उत्सर्जन का चौथा है। तो हमने पोषण को पढ़ा दिया है, फिर श्वसन को पढ़ा दिया है, परिवहन चल रहा था। अगर इससे पहले पोषण और श्वसन वाले चैप्टर का आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है। तो अब समझते हैं परिवहन। परिवहन में अभी तक हमने पौधे में परिवहन को कंप्लीट कर दिया था। पौधे में परिवहन को हमने कंप्लीट कर दिया था। इसमें जाइलेम, फ्लोएम, उत्तक को मैंने पढ़ा दिया था। जाइलेम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जो वाष्पोत्सर्जन है, इसको भी कंप्लीट कर लिया था। तो पौधे में परिवहन को हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में परिवहन। जंतु का मतलब है यहाँ पर कि जो मानव है, खासकर मानव में जो मनुष्य है, उसमें परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में परिवहन। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए मुख्य 3 अवयव, मतलब 3 घटक होते हैं जो परिवहन करते हैं। ठीक है। उसके लिए फर्स्ट है हृदय, हार्ट, दूसरा है रक्त या खून, ब्लड, तीसरा है रक्त वाहिनियाँ, जिस रास्ते से होकर रक्त बहती है उसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक। तो सबसे पहले हम हृदय, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हार्ट क्या है? हार्ट जो है, हार्ट, हृदय बहुत कोमल तथा मांसल रचना का बना हुआ होता है, जो वक्ष गुहा के बीच में तथा दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। जो फेफड़ा होता था, दोनों फेफड़ा के बीच में जो खाली स्थान है, वहाँ पर हृदय रहता है। ठीक है। अब समझते हैं कि जो हृदय है, हृदय हृदय एक केंद्रीय पंप के रूप में कार्य करता है, जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। हृदय का काम होता है हमारे पूरे शरीर में ब्लड को, खून को पहुंचाना। इसी वजह से इसे हम केंद्रीय पंप कहते हैं। जैसे हमारे घरों में जो मोटर लगे हुए होते हैं, मोटर के द्वारा टॉप फ्लोर पर टैंकी में पानी चढ़ाने के लिए, मतलब पानी को सप्लाई करने के लिए, वो क्या करते हैं, मोटर काम करते हैं। बिल्डिंग में जो मोटर होते हैं वो पानी को टैंकी में पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो हृदय होता है वो भी पूरे शरीर में पंप करके ब्लड को पहुंचाता है। तो हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है। हृदय की जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय होता है, मतलब तीन कोना की तरह त्रिकोणीय, और यह पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा में द्रव भरा हो रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले घर्षण से बचाता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिससे कि आपका डाउट क्लियर होगा। जो ये हृदय है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो हृदय है, हृदय ये हार्ट का चिन्ह है, मनुष्य के हार्ट का। तो ये जो हार्ट है,
ये हार्ट कहाँ पर बंद होता है, कहाँ पर रहता है? तो हार्ट जो है एक केंद्रीय पंप है, ठीक। ये हृदय की जो संरचना होती है त्रिकोणीय होता है। यह पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली, मान लीजिए एक झिल्ली ये हुआ और दूसरा झिल्ली ये हुआ, ठीक है। तो ये पेरिटोनियम की झिल्ली होती है। ये क्या है? पेरिटोनियम की झिल्ली है ये, और ये दोहरी झिल्ली है, एक झिल्ली और एक झिल्ली, दो झिल्ली। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है यहाँ हार्ट, ठीक। ये हार्ट क्या है? पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली मतलब दो झिल्ली के बीच में बंद होता है, ठीक। बंद होता है जिसे हृदय आवरण, इसको क्या बोलते हैं? हृदय आवरण, क्योंकि हृदय को बंद करके रखा हुआ है इसीलिए इसको हृदय आवरण या फिर इसको पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए कि जो ये पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच को, ये जो पेरिकार्डियम है ये वाला और ये वाला, पेरिकार्डियम के दोनों झिल्ली के बीच ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में एक लिक्विड भरा जाता है। एक क्या किया जाता है? लिक्विड भरा जाता है। यह लिक्विड जो है देखिए पेरिकार्डियल जो है, इसको पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। गुहा मतलब खाली स्थान, ठीक। तो इस गुहा में, इस खाली स्थान में जो है पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। किस लिए? ताकि ये जो हृदय है, हृदय की जब गति होगी, जब हार्ट बीट होगा, हृदय की गति होगी, तो क्या होगा? इसमें घर्षण नहीं आएगा, ठीक। और दूसरी बात कि जब हृदय पर कोई आघात होगा तो वो क्या करेगा? जैसे हमारे शरीर पर जब आघात होगा तो हृदय पर कोई अटैक नहीं होगा, कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। इसी वजह से क्या होता है कि ये पेरिकार्डियल द्रव भरा हुआ रहता है। यह द्रव जो है हृदय को बाहरी आघातों से, जो बाहरी आघात होगा उससे बचाता है, तथा हृदय के दौरान, हृदय की जो गति होती है उस गति के दौरान जो है कोई फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, इसके वजह से जो है वो उसे बचाता है, ठीक। तो ये था हृदय, ये हृदय की संरचना है। हृदय में चार बेस्म, चार चेंबर होते हैं, मतलब चार कक्ष, 1 2 3 4। ये हृदय का इधर साइड का जो है 1 2, ये इधर यहाँ से इतना सा ये वाला, ये हृदय का दायां भाग हुआ। और ये जो है ये वाला दोनों, ये यहाँ से इधर का, ये हृदय का बायां वाला भाग है। तो दायां भाग में 2 चेंबर और बायां भाग में 2 चेंबर। ये वाला चेंबर को, ये वाला बेस्म को जो है ये दायां अलिंद कहते हैं, और इसको, ये वाला चेंबर को दायां निलय कहते हैं, ठीक। और ये वाला चेंबर को बायां अलिंद कहते हैं, और ये वाला चेंबर को बायां निलय कहते हैं। इसको हम याद ट्रिक के द्वारा भी रख सकते हैं। देखिए ये हुआ दायां अलिंद और ये हुआ दायां निलय, ये दायां अलिंद हुआ और ये हुआ दायां निलय, ये हुआ बायां अलिंद और बायां निलय। तो यहाँ से ये ऊपर का भाग हो गया और यहाँ से ये नीचे का भाग दोनों हो गया। तो ऊपर अलिंद है, अ से अलिंद और अ से मान लीजिए ऊपर, तो अलिंद ऊपर, तो ये ऊपर का भाग दोनों अलिंद हो गया, इधर का दायां और इधर का बायां। अब देखिए नीचे, 9 से नीचे हो गया और 9 से निलय हो गया, तो ये हो गया दायां निलय और ये हो गया बायां निलय। तो हृदय का 4 चेंबर कौन कौन सा? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है। अब समझते हैं इसमें किस तरह से कार्य होता है, ये हार्ट जो है, हृदय किस तरह से कार्य को करता है। तो हृदय में जो 4 चेंबर है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर महाशिरा होता है लगा हुआ, जो बहुत मोटा पाइप होता है। महाशिरा का काम है हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध खून को, अशुद्ध खून किसको कहा जाता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो उसको अशुद्ध खून कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो है अशुद्ध खून सबसे पहले दायां अलिंद में पहुंचता है। दायां अलिंद से पहुंचने के बाद यहाँ पर एक जो है त्रिदलीय कपाट मतलब द्वार होता है। इस द्वार से होते हुए ब्लड जो है, अशुद्ध खून दायां निलय में पहुंचता है। फिर यहाँ दायां निलय से हो करके फिर हमारे फेफड़े तक जो है अशुद्ध खून पहुंचता है। फेफड़े में जैसे ही अशुद्ध खून पहुंचा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा अलग करके सांस के द्वारा जो है बाहर निकाल देता है, और फिर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलने के बाद फिर यहाँ फेफड़े से
बायां जो आलिंद है, बायां आलिंद में पहुंचता है, और बायां आलिंद में ब्लड पहुंचने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो फिर द्वार है, द्विदलीय, इसको कपाट द्वार कहते हैं, इस द्वार से फिर ब्लड पहुंचता है बायां निलय में। फिर बायां निलय से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है कौन? तो ये है महाधमनी। महाधमनी का काम क्या होता है? तो शुद्ध खून को पूरे शरीर में जो है पहुंचाना। ठीक, महाधमनी का काम है शुद्ध खून को पूरे शरीर में पहुंचाना। और जो महाशिरा है उसका काम है अशुद्ध खून को पूरे शरीर से जो है हृदय में लाना। ठीक है, मैं इसे और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हुआ हृदय हमारा। हृदय का 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, 4 चैम्बर है। ये हो गया दायां भाग, दायां भाग, और ये हो गया बायां भाग। ठीक, दायां भाग में अशुद्ध खून का परिवहन होता है। ठीक, अशुद्ध खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त हो, मतलब जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब कि दायां भाग में अशुद्ध रक्त का परिवहन हुआ, और ये हुआ बायां भाग। तो बायां भाग में जो है वो शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त मतलब कि रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो उसको शुद्ध रक्त कहेंगे। ये शुद्ध रक्त हुआ। ठीक, शुद्ध रक्त। तो बायां भाग में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और दायां भाग में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो ये हृदय है टोटल। ठीक, हार्ट, हार्ट का 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ये जो होता है ये दायां अलिंद है, अलिंद। ठीक, और ये जो है दायां निलय है, ये दायां निलय। ये बायां अलिंद होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलिंद, और ये बायां निलय। ठीक, बायां निलय। ठीक है, अब देखिए पूरे शरीर से एक मोटा जो होता है वो महाशिरा होता है। ये क्या है? महाशिरा। महाशिरा, महाशिरा का काम क्या होता है कि पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड को ये सबसे पहले आलिंद में आता है। आलिंद के बाद यहाँ पर एक द्वार होता है, उस द्वार से इंटर करके यहाँ पर निलय में पहुँचता है। निलय से फिर यहाँ पर जो है फेफड़ा होता है। ठीक, ये फेफड़ा में ब्लड पहुँचता है, और फिर फेफड़ा से ब्लड यहाँ पर पहुँचता है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से फिर जो है ब्लड पहुँचता है यहाँ पर, फिर एक द्वार होता है द्विदलीय द्वार। इस द्वार से ब्लड इस निलय में पहुँचता है। निलय फिर पंप करके पूरे शरीर में जो है ब्लड को पहुँचा देता है। और ये जो मोटी शिरा होती है इसको क्या बोलते हैं? जो सॉरी, मोटी जो नली होती है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी। तो धमनी जो है शुद्ध खून का परिवहन करता है पूरे शरीर में, और शिरा जो है वो अशुद्ध खून का परिवहन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने लायक है, वो है जैसे अशुद्ध खून को लाया कौन? तो महाशिरा लाया। महाशिरा अशुद्ध खून को लाया हमारे हृदय के दायां भाग में, जो कि आलिंद और निलय है। फिर आलिंद से निलय में पहुंचा, निलय से फिर जो है ब्लड फेफड़ा में गया। तो हृदय से अब यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब एक बार अशुद्ध खून जो है हृदय में आया, फिर दोनों चैम्बर से हो करके फिर हृदय से बाहर गया। तो जब हृदय से बाहर निकला ब्लड, तो इसको कहा जाता है, इसको इसको फुफ्फुस बोलते हैं। इतना सा पार्ट को, ये जो नली है हृदय से जो बाहर का क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करता है? तो अशुद्ध खून को फेफड़े में ले जाता है, और फेफड़ा में जैसे ही पहुंचा, यह शुद्ध खून है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त है। तो अब क्या करेगा फेफड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ठीक, और बचा रक्त। फिर श्वसन क्रिया के बाद जब हम ऑक्सीजन लेते हैं
तो इसमें फिर क्या जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो बन गया अब ये शुद्ध खून, मतलब रक्त प्लस ऑक्सीजन। ये जो है शुद्ध खून को फिर यहाँ से फेफड़े से जो लाता है ये बायां आलिंद में, ये वाला मतलब फेफड़ा से जो फिर हृदय में इंटर करवाया, इतना सा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा। तो ये जो है अपवाद हो गया। क्या अपवाद हुआ, तो शिरा जो है, देखिए अभी हमने क्या बताया, शिरा शिरा अशुद्ध खून को पूरे शरीर से हमारे हृदय में लाता है, और धमनी क्या करता है कि हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध खून को मतलब परिवहन करता है, शुद्ध खून का परिवहन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे ही अशुद्ध खून ये हृदय में आया और हृदय से फिर बाहर निकल कर फेफड़ा में, तो हृदय से जो फेफड़ा तक का जो ये नली है, इस नली को हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हृदय से फेफड़ा तक की जो नली है, इसको कहा गया फुफ्फुस धमनी। ये अपवाद में आता है। फुफ्फुस धमनी क्या करता है, तो अशुद्ध खून को हृदय से फेफड़ा तक ले जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पर है धमनी, क्योंकि धमनी तो शुद्ध खून को लाता है, लेकिन अपवाद में आ जाता है ये, इसी वजह से जो है फुफ्फुस धमनी क्या करता है, हृदय से अशुद्ध खून को फेफड़ा तक ले जाता है। फिर फेफड़ा में जो अशुद्ध खून गया वो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर उस खून में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, बचा खून सिर्फ। और खून में तब जो है ऑक्सीजन फिर मिला यहाँ पर, फिर फेफड़ा से जो हृदय तक लेकर के आया जो नली, इस नली को बोलेंगे फुफ्फुस शिरा कहेंगे, क्योंकि शिरा तो अशुद्ध खून को लाता है, ठीक। तो अशुद्ध खून लाता है, लेकिन ये अपवाद में है। अपवाद में क्या है, तो फेफड़ा से जो हृदय में फिर खून लाता है वापस से, तो इसे बोला जाता है फुफ्फुस शिरा। तो याद रखेंगे, अपवाद में फुफ्फुस शिरा क्या करता है, फुफ्फुस शिरा का काम है अशुद्ध खून को हृदय से फेफड़ा तक पहुंचाना, और अपवाद में है कि ये फेफड़ा से हृदय तक शुद्ध खून को फुफ्फुस शिरा जो है लाता है। अब यहाँ शुद्ध खून आ चुका है इस वाले बायां भाग में, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से फिर इस द्वार से इंटर करेगा नीलय में, नीलय फिर पंप करेगा, यहाँ से पंप जैसे होगा तो महाधमनी के द्वारा जो है शुद्ध खून पूरे शरीर में ये चला जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा हृदय, किस तरह से हृदय कार्य करता है, समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो हृदय है, अलग अलग जीवों में, अलग अलग जीवों की जो जाति है उसके हृदय में जो वेश्म है, चेम्बर, उसकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक। जैसे मछली है, तो मछली में 2 वेश्म पाया जाता है, 2 चेम्बर। जैसे अभी मैंने बताया कि जो मानव है, मनुष्य है, उसमें 4 चेम्बर, 4 वेश्म पाया जाता है, ठीक। देखिए 1 2 3 4, 4 चेम्बर। लेकिन मछली जो है, मछली में मात्र 2 वेश्म पाया जाएगा, 4 नहीं, केवल 2, ठीक। फिर है उभयचर। उभयचर जीव किसको कहते हैं, वे जीव जो जल और थल मतलब पानी और भूमि, जमीन पर दोनों जगह रह सके, उसे ही बोलेंगे उभयचर जीव। तो जैसे मेढक हो गया, तो मेढक पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, इसी वजह से ये उभयचर जीव हुआ। उभयचर जीव में जो बेस्म पाया जाता है, चेम्बर, हार्ट में 3 चेम्बर पाया जाता है, ठीक। फिर है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब वे जीव जो रेंग कर चलता हो, जैसे सांप रेंग कर ऐसे ऐसे चलता है, तो ये रेप्टिलिया हुआ। तो इसमें जो है 3 चेम्बर पाया जाता है। रेप्टिलिया जीव जाति के जो जीव होते हैं इसमें 3 चेम्बर, 3 वेश्म पाया जाता है, ठीक। उसके बाद है एबीज। एबीज जो हुए जीव मतलब एबीज जाति, इस एबीज के जाति में सारे पक्षी आते हैं, तो पक्षी में जो है वो 4 वेश्म पाया जाता है, ठीक। तो मानव का और जो पक्षी का होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। फिर है मेमिलिया या स्तनधारी जीव, जैसे गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, तो वो हुआ मेमिलिया या स्तनधारी जीव। तो उसमें जो है 4 वेश्म पाया जाता है, 4 चेम्बर, ठीक। अब समझते हैं हम कि जो महाधमनी था उसका मतलब। अभी हमने बताया कि ये महाधमनी क्या करता है, शुद्ध ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है, और ये जो महाशिरा है ये क्या करता है, अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से हृदय में लाता है, इसके बारे में। तो महाधमनी क्या होता है, तो शुद्ध जो रक्त है, ये शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन प्लस ब्लड हो, मतलब वे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ उसको शुद्ध रक्त कहते हैं।
तो महाधमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को हृदय पर से लिख देते हैं, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। कौन, महाधमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक जो है पहुंचाती है। लेकिन यहाँ अपवाद है कि जो फुफ्फुस धमनी है वो अपवाद है, ये अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त को हृदय से, यहाँ फेफड़ा नहीं होगा, यहाँ हृदय होगा, हृदय, हृदय से फेफड़े तक, हृदय से फेफड़े तक पहुंचाता है। ठीक है, कौन, तो ये फुफ्फुस धमनी। ठीक, उसके बाद है महाशिरा। महाशिरा क्या करता है, तो ये अशुद्ध रक्त को, देखिए ये महाशिरा, ये अशुद्ध रक्त को, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ तक पहुंचाता है, हृदय तक पहुंचाता है। ठीक, लेकिन इसमें भी अपवाद है। फुफ्फुस शिरा जो होता है, यहाँ पर हमने बताया था ये फेफड़ा है, तो फेफड़ा में ब्लड शुद्ध हुआ और ये ब्लड में ऑक्सीजन मिला, तो फेफड़े से जो अब हृदय तक लाएगा वो कौन लाएगा, तो फुफ्फुस शिरा होगा। फुफ्फुस शिरा जो है अपवाद है, ये क्या करता है, तो शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ उसको फेफड़े से हृदय तक जो है पहुंचाता है। देखिए फेफड़ा यहाँ है तो फेफड़े से हृदय तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये था हमारा महाधमनी और शिरा के बारे में। अब समझते हैं हम रक्तवाहिनी। ठीक, रक्तवाहिनी जो परिवहन का जो दूसरा घटक था, दूसरा मेन घटक, वो रक्तवाहिनी था। रक्तवाहिनी क्या क्या होता है, रक्त मतलब खून और वाहिनी मतलब बहा कर ले जाने वाला नली, तो उसे रक्तवाहिनी कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरण मतलब बहाने के लिए, जो बहा कर ले जाता है, ठीक, परिसंचरण के लिए 3 तरह के रक्तवाहिनियाँ होती है। कौन कौन सी, तो देखिए ये है महाधमनी, दूसरा है महाशिरा, ऐसे समझ सकते हैं, ये महाधमनी है, फिर महाधमनी, बहुत सारे धमनी मिलकर महाधमनी बना, फिर धमनी आगे चल के जो है धमनिकाएँ में बटा, धमनिकाएँ फिर केशिकाएँ में बटा, मतलब कोशिका तक पहुंच गया ये ब्लड। उसी तरह से महाशिरा, फिर ये शिरा, महाशिरा जो है आगे चल के किस में बट गया, शिरा में, फिर शिरा आगे चलकर सिरिकाएँ में, सिरिकाएँ फिर केशिकाएँ में। जैसे ये हुआ मेन नली ब्लड का, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये मेन नली हुआ, ये हुआ महाधमनी। महाधमनी आगे चल के जो है किस में बट गया, तो धमनी में बट गया। अब धमनी फिर किस में बट जाएगा, धमनिकाएँ में बट गया। ठीक, तो फिर धमनिकाएँ फिर कहाँ पर बट गया, तो केशिकाएँ में बट गया। केशिकाएँ मतलब और छोटा जगह, मतलब कोशिका तक पहुँच गया ब्लड। तो ये है रक्तवाहिनी। उसी तरह से महाधमनी, शिरा, फिर सिरिकाएँ, फिर केशिकाएँ, और कोशिका तक जब ब्लड पहुंच जाता है तो कोशिका में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन, जो शुद्ध ब्लड है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तोड़ता है किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल में। ऊर्जा और जल हमारे शरीर के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक, महाधमनी क्या करता है, महाधमनी में जो ब्लड आता है वो शुद्ध ब्लड आता है, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। और महाशिरा में, महाशिरा क्या करता है, तो अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से हृदय तक लाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक, तो ये महाधमनी है। महाधमनी क्या करता है, तो शुद्ध खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है। शुद्ध खून में क्या रहता है, ऑक्सीजन। धमनी में पहुंचा, धमनी से फिर धमनिकाएँ में, धमनिकाएँ से फिर केशिकाएँ में। केशिका मतलब यहाँ कोशिका है। कोशिका में क्या होता है कि जब शुद्ध ब्लड पहुंचता है तो जो ग्लूकोज है यहाँ पर, ग्लूकोज का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, मतलब तोड़ता है। ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। जल और ऊर्जा हमारे शरीर के लिए है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड खून के साथ मिल करके फिर आ जाता है कहाँ पर, तो
मतलब हृदय तक पहुंचता है। हृदय फिर अशुद्ध खून को फेफड़ा तक पहुंचाता है, फिर फेफड़ा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया लगातार रूप से चलते रहता है। अब समझते हैं रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर है। रक्तचाप के बारे में समझते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर महाधमनी तथा उसकी शाखाओं में जो रक्त प्रवाह का दबाव होता है उसी को हम रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हैं। बीपी दो प्रकार के होते हैं, जो रक्तचाप होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब रक्तचाप पर दबाव निलय के संकुचन से होता है तब उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mm के बराबर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mm, जो पारा होता है जिससे मापा जाता है, उस पारे पर 120 mm के बराबर सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक, दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो जब रक्त पर दबाव निलय के शिथिलन के द्वारा लगता है तब इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mm पारे पर होता है, मतलब पारे पर 80 mm होता है, तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नॉर्मल रक्तचाप, जो नॉर्मल बीपी होता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर बटे डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 120 mm और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm। तो किसी स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, वो 120/80 होता है, 120/80 के बराबर। ठीक है, अब समझते हैं कि जो रक्तचाप होता है, बीपी, बीपी को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं, क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमैग्नोमीटर कहा जाता है। ठीक, नॉर्मल से जो सामान्य बीपी होता है उससे अधिक अगर हो जाए बीपी तो क्या होता है? हाइपरटेंशन कहलाता है, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन से कभी कभी हृदय आघात, हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक, दायां आलिंद से हृदय की धड़कन जो है, मतलब ये जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद में हृदय की धड़कन से करंट उत्पन्न होता है एक तरह से। ठीक, इस करंट को साइनोऑरिकल एसए नोड ग्राफ के रूप में होता है। ये ऐसे नोड ग्राफ को मापने वाला जो यंत्र होता है, मतलब आप ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो हृदय का धड़कन होता है, हृदय को धड़कन को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं विद्युत हृदय लेखी, या इसी को हम इंग्लिश में ईसीजी कहते हैं। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, तो दो चीज़ आपको याद रखना है। हृदय की जो धड़कन को मापने वाला यंत्र है वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है, बीपी, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, वो है स्फिग्मोमैग्नोमीटर है। तो ये दो जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो है एक सामान्य व्यक्ति का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? तो 120 बटे कितना होता है? 80 होता है। और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 120 मिलीमीटर के बराबर। ठीक, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 80 mm के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा हृदय के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रक्त होगा। ठीक, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।